नमस्कार। आज की बात में मैं आपको दिखाऊंगा कि दिल्ली के बॉर्डर्स का हाल क्या है। कल 6 फरवरी है। किसानों ने देश भर में चक्का जाम की कॉल दी है। अपनी कॉल को कामयाब बनाने के लिए किसान संगठन तैयारी कर रहे हैं और उतनी ही तैयारी दिल्ली पुलिस भी कर रही है। हालांकि किसान संगठनों ने आज साफ कह दिया है कि दिल्ली में चक्का जाम नहीं होगा, क्योंकि दिल्ली के बॉर्डर्स पर 2.5 महीने से किसान जमा है। पहले से दिल्ली के बॉर्डर बंद है, लेकिन पुलिस कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। किसानों के भरोसे के बाद भी दिल्ली पुलिस ने अभूतपूर्व इंतजाम किए। वाकई में ऐसी सुरक्षा व्यवस्था है जो अब तक किसी आंदोलन के वक्त कभी दिखाई नहीं दी। बड़ी बात यह है कि किसानों के चक्का जाम के जरिए कांग्रेस और दूसरे विरोधी दल भी किसान आंदोलन में शामिल होने का रास्ता तलाश रहे हैं। कांग्रेस ने तो देश भर में अपने कार्यकर्ताओं को निर्देश दे दिया है कि वो कल चक्का जाम को सपोर्ट करें, किसान संगठनों का सहयोग करें। किसान संगठनों के आंदोलन को लेकर हो रही सियासत की पूरी डिटेल भी आपको देंगे, लेकिन पहले आपको दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर्स की ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं। किसान संगठनों के चक्का जाम की कॉल को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने जो तैयारी की है वो समझने के लिए काफी है कि भरोसा टूटता है तो क्या होगा। किसानों ने ऐलान किया है कि दिल्ली में चक्का जाम नहीं होगा। किसान भरोसा दिला रहे हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस जरा भी यकीन करने को तैयार नहीं, क्योंकि 26 जनवरी को जो हुआ उसके बाद दिल्ली पुलिस अब कोई चांस नहीं लेना चाहती। उस वक्त तो किसान आंदोलन के नेताओं ने लिखित आश्वासन दिया था, तय रूट पर जाने की बात की थी, लेकिन क्या हुआ वो पूरी दुनिया ने देखा। इसलिए इस बार दिल्ली पुलिस ने हर तरह के हालात से निपटने की तैयारी कर रखी है। पिछली बार तो ट्रैक्टर पर सवार किसानों ने दंगाइयों ने बैरिकेड्स को हटा दिया था, स्लैब्स को डिस्प्लेस कर दिया था, लेकिन इस बार पुलिस ने बैरिकेड्स के बीच में सीमेंट भर दिया है, इसे मजबूत कर दिया है। आप समझ सकते हैं कि सीमेंट की एक छोटी सी दीवार तैयार कर दी है। ट्रैक्टर दिल्ली के अंदर दाखिल न हो, इसलिए टायर किलर्स यानी कीलों की प्लेट बिछा दी है, तो कहीं सीमेंट में इन्हें फिट कर दिया है। पिछली बार दिल्ली पुलिस के पास डीटीसी की बसें थी, इसलिए किसानों को आईटीओ पर बसों की टेम्पररी शील्ड के जरिए रोक लिया गया था, लेकिन इस बार कंटेनर्स और बड़े बड़े ट्रेलर्स को रास्ता रोकने के लिए लगाया गया है। मतलब साफ है, दिल्ली पुलिस किसी तरह का कोई लूपहोल नहीं छोड़ना चाहती। आज हमारे संवाददाता पवन नारा सिंघू बॉर्डर पर थे, कुमार सोनू टीकरी बॉर्डर पर और दीक्षा पांडे ने गाजीपुर बॉर्डर पर दिल्ली पुलिस के सुरक्षा इंतजामों का जायजा लिया। सबसे पहले आपको पवन की रिपोर्ट दिखाते हैं। पवन ने बताया कि सिंघू बॉर्डर पर पुलिस ने 5 लेयर की सिक्योरिटी की, बैरिकेड्स, कटीले तार, बड़े बड़े कंटेनर्स, सब कुछ लगाया गया है। इस वक्त हम सिंधु बॉर्डर के 5वें बैरिकेड पर हैं। इस तरह के बैरिकेड पहले भी लगाए गए थे, लेकिन हमने तस्वीरों में देखा था कि किस तरह से किसान ट्रैक्टर का इस्तेमाल कर इस तरह के बैरिकेड को हटा देते थे, लेकिन अब की बार इस तरह के बैरिकेड को जोड़कर बीच में कंक्रीट भरा गया है और एक पक्की दीवार की तरह खड़ा किया गया है, जिसे सिर्फ तोड़ा ही जा सकता है। ट्रैक्टर के धक्के से या किसी बड़ी मशीन के धक्के से हिलाया नहीं जा सकता। जिस तरीके से 26 जनवरी को किसानों की तरफ से शांतिपूर्ण मार्च की बात कहने के बाद हिंसा हुई और उसके बाद अब दिल्ली पुलिस कोई भी जोखिम नहीं उठाना चाहती है। ये 5वीं लेयर है। आपको बता दें, इससे पहले 4 लेयर इस तरह की बैरिकेडिंग की गई है। अगर आप सामने देखेंगे तो जो हरे बोर्ड आपको दिखाई दे रहे हैं वो दिल्ली और हरियाणा की सीमा है, जहां से बैरिकेडिंग शुरू होती है। शुरुआत में कंटेनर रखे गए हैं, उसके बाद कंक्रीट की एक दीवार बनाई गई है जिसे बाकायदा बैरिकेड लगाकर कंक्रीट से भरा गया है। उसके बाद कील लगाई गई है और उसके बाद एक के बाद एक 4 कुल मिलाकर बैरिकेड लगाए गए हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि अब की बार दिल्ली पुलिस के अलावा सीआईएसएफ, सीआरपी और आईटीबीपी यानी पैरामिलिट्री फोर्सेस को भी तैनात किया गया है और इस तरह के इंतजामात किए गए हैं। अगर मैं इधर चलूं तो इधर भी बैरिकेड को आपस में वेल्ड करके एक बनाने की कोशिश की गई है। ये 5वीं लेयर में वरुण तैनात है और ये इंतजामात 6 फरवरी के लिए किए गए हैं। यानी पुलिस ये सुनिश्चित करना चाहती है कि अब की बार कोई परिंदा भी पर ना मार सके, क्योंकि जिस तरह की तस्वीरें 26 जनवरी को देखने को मिली थी, कोई नहीं चाहता कि उन तस्वीरों की पुनरावृत्ति हो या उन्हें दोहराया जाए। पवन नारा के बाद अतुल भाटिया और भास्कर मिश्रा भी सिंघू बॉर्डर पहुंचे। भास्कर ने बताया कि आंदोलन वाली जगह से 1 किलोमीटर के स्ट्रेच के बीच में कई सीमेंट वाले बैरिकेड्स तैयार हो गए हैं। जिस वक्त भास्कर रिपोर्ट फाइल कर रहे थे, उस दौरान भी एक बैरिकेड के बीचों बीच कंक्रीट डाला जा रहा था।
सिंघू बॉर्डर पे जहां प्रदर्शनकारी किसान पिछले 72 दिनों से बैठे हुए हैं, उससे तकरीबन 1 किलोमीटर दूर का ये दृश्य है। आप देख सकते हैं कंक्रीट के 2 स्लैब्स लगाए गए हैं और बीच में जो स्पेस बचा हुआ है वहां पे सीमेंट और गिट्टी का घोल डाल के इसको पक्का किया जा रहा है। उससे पहले दोनों स्लैब को रॉड डाल के बीच में इसको वेल्ड किया गया है और अब इसमें सीमेंट और गिट्टी का घोल बना के डाला जा रहा है। ये सब उपाय इसलिए किए जा रहे हैं कि ट्रैक्टर के जरिए अगर तोड़ने की कोशिश की जाएगी तो वो संभव नहीं हो पाएगा। और तकरीबन दिल्ली के जो तमाम बॉर्डर्स पे किसान बैठे हैं, हर जगह इसी तरह के उपाय किए जा रहे हैं। इससे पहले 26 जनवरी को आपने देखा होगा कि किस तरह से ट्रैक्टर के जरिए तमाम जो पुलिस के इंतजाम थे उनको ध्वस्त कर दिए गए थे। अब पुलिसकर्मियों ने एक कदम आगे जाते हुए न सिर्फ एक जगह बैरिकेडिंग की है, न सिर्फ एक जगह इस तरह का इंतजाम किया गया है, बल्कि जगह जगह पे। और सिंघू बॉर्डर पे अगर बात करें तो जहां वो बैठे हुए हैं तकरीबन 1 किलोमीटर दूर का ये दृश्य है, सेकेंड लास्ट बैरिकेडिंग है, वहां भी इसी तरह से स्लैब डाल के और उसके बीच का जो गैप है इसमें सीमेंट और गिट्टी का घोल बना के डाल रहे हैं, जबकि ऊपर वेल्ड कर दिया गया है लोहे को। तो ये पूरी कोशिश ये है कि चाह कर भी किसान यहाँ से आगे ना बढ़ पाए। दिल्ली पुलिस के लिए अगर सबसे ज्यादा सिक्योरिटी चैलेंज कहीं है तो वो है टीकरी बॉर्डर पर। ऐसा इसलिए क्योंकि टीकरी बॉर्डर पर किसान आंदोलन वाली जगह पर कैमरों को, रिपोर्टर्स को, मीडिया को जाने की इजाजत नहीं है। इसलिए टीकरी बॉर्डर पर किसान आंदोलन के अंदर की तस्वीरें सामने नहीं आ पाती। 26 जनवरी को भी सबने देखा था किस तरह यहां अचानक दंगाइयों ने कदर मचाया था, पब्लिक व्हीकल्स को नुकसान पहुंचाया था, उनके बैरिकेड्स पर ट्रैक्टर चढ़ाए और पुलिस के एंटी राइट व्हीकल को भी तोड़ डाला। इस वजह से दिल्ली पुलिस ने सख्ती बढ़ाई है। पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस की कई टीमें यहां डिप्लॉय हो चुकी हैं। किसान अगर दिल्ली में दाखिल होने की कोशिश करेंगे तो उन्हें कैसे रोकना है, कितने लेवल पर तैयारी हुई है, इसे लेकर दिल्ली पुलिस के कमिश्नर SN श्रीवास्तव की अगुवाई में पुलिस अफसरों की मीटिंग हुई। टीकरी बॉर्डर को लेकर बताया गया कि यहां भी दंगा करने वालों से निपटने की अलग अलग स्ट्रैटेजी बनी हुई है। 5 लेयर सिक्योरिटी है। यहां तक कि टीकरी गांव की गलियों के पास भी हैवी व्हीकल्स का मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो चुका है। कुमार सोनू की रिपोर्ट देखेंगे तो अंदाजा होगा कि टीकरी बॉर्डर पर कीलबंदी से लेकर किलेबंदी कैसे की गई। सबसे पहले लोहे की बैरिकेडिंग की गई है, उसके बाद डबल लेयर लोहे की बैरिकेडिंग है और उसके बाद बड़े बड़े जो सीमेंटेड ब्लॉक हैं वो रखे गए हैं। और जो पहला सीमेंटेड ब्लॉक है, जो पहली लाइन है सीमेंटेड ब्लॉक की, उसमें कंक्रीट भरा गया है ताकि किसी भी तरीके से वो बैरिकेडिंग को ना तोड़ा जा सके। उसके बाद एक और लेयर सीमेंटेड बैरिकेडिंग की गई है जिसमें बड़े बड़े जो है सीमेंटेड ब्लॉक्स रखे गए हैं। इनमें भी मिट्टी भरी गई है ताकि इनका वजन ज्यादा हो जाए और इन्हें किसी भी तरीके से प्रदर्शनकारी ना क्रॉस कर सके। इसके बाद अगर किसी भी तरीके से प्रदर्शनकारी इन तीनों बैरिकेडिंग को तोड़ने में कामयाब हो जाते हैं तो उसके बाद आप यहां पर देखें तो ये जो कटीली लोहे की रॉड है या फिर कहें जो सरियों को नुकीला करके लगाया गया है, यहां पर साथ ही साथ कीले भी जो है वो लगाई गई हैं, जमीन में गाड़ी गई हैं। बाकायदा मजबूत करने के लिए जो है सीमेंट का और कंक्रीट का इस्तेमाल किया है ताकि अगर प्रदर्शनकारी अपने ट्रैक्टर सहित दिल्ली में एंटर करने की कोशिश करते हैं तो यहां पर इस लेयर को वो क्रॉस ना कर सके। सड़क के दोनों ही तरफ इसी तरीके से ये कीले और जो सरिये हैं वो नुकीले करके यहां पर लगाए गए हैं। इसके बाद अगली तस्वीर आपको दिखाऊं तो यहां पर एक और सीमेंटेड बैरिकेडिंग है। दरअसल जो सड़क है दोनों तरफ से वो खोदी गई है, उसके बाद उसका बेस तैयार करके पहले तो सीमेंट के जो ब्लॉक्स थे वो लगाए गए और जो बीच में स्पेस खाली हो गया तो उसमें कंक्रीट और सीमेंट का जो मिश्रण है वो डाला गया है। साथ ही साथ कटीली तारें भी लगाई गई हैं ताकि इनको क्रॉस करके भी प्रदर्शनकारी आगे ना आ सके। इसके बाद मैं आगे आपको तस्वीरें दिखाऊं तो दिल्ली पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान यहां तैनात किए गए हैं, रैपिड एक्शन फोर्स के जवान यहां तैनात किए गए हैं। कुमार सोनू ने बताया कि इतना सब होने के बाद भी अगर किसी तरह किसान आगे बढ़ने में कामयाब हो गए तो फिर उन्हें रोकने के लिए ट्रैक्टर पर ब्रेक लगाने के लिए सड़क के दोनों तरफ कंटेनर्स और ट्रेलर्स खड़े किए गए हैं। सड़क के दोनों तरफ आप देखेंगे तो यहां पर जो बड़े बड़े ट्रक के पीछे कंटेनर लगे होते हैं, ट्रेला लगा होता है, उनको खड़ा किया गया है ताकि जो ट्रैक्टर्स वगैरह हैं किसानों के
वो दिल्ली में एंटर ना कर सके। इसके बाद आप आगे देखें तो यहां बड़े बड़े कंटेनर तक रखे गए हैं, यानी कि इतनी लेयर बैरिकेडिंग के बावजूद भी दिल्ली पुलिस ने कंटेनर भी रखे हैं। और आगे आपको तस्वीरें में दिखा रहा हूं कि इसी तरीके के कंटेनर आगे भी कुछ कुछ दूरी पर रखे गए हैं। दरअसल ये तमाम व्यवस्था जो 72 दिनों से लगातार प्रदर्शन चल रहा है तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ, उसको लेकर क्या है, क्योंकि 26 जनवरी को जिस तरीके से हिंसा हुई उसके बाद जो है दिल्ली पुलिस इतनी चौकन्नी हो गई कि किसी भी तरीके की कोई चूक दिल्ली पुलिस नहीं करना चाहती। आप देखें ये कंटेनर रखे गए हैं। इसके साथ मैं एक तस्वीर आपको और दिखा रहा हूं कि यहां पर बॉर्डर पर, टीकरी बॉर्डर पर बड़ी बड़ी क्रेनें भी रखी गई हैं, तैनात की गई हैं, ताकि किसी भी तरीके से अगर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बिगड़ने शुरू होती है या फिर प्रदर्शनकारी बैरिकेडिंग तोड़ने शुरू करते हैं तो और बैरिकेडिंग की जा सके, जल्द से जल्द वो बैरिकेडिंग की जा सके, उसके लिए यहां पर कई जो क्रेन है वो रखी गई हैं। टीकरी बॉर्डर मेट्रो स्टेशन पर फाइनल बैरिकेडिंग दिल्ली पुलिस की तरफ से की गई है। वो बैरिकेडिंग से आगे सिर्फ वही व्यक्ति आ सकता है जिसे टीकरी मेट्रो स्टेशन पर जो है जाना है और सफर करना है। लिहाजा ये कई लेयर बैरिकेडिंग की गई है, जिसमें कटीली जो कीले हैं वो लगाई गई है, लोहे के सरियों को नुकीला करके जमीन में गाड़ा गया है ताकि किसी भी तरीके से बॉर्डर क्रॉस होकर प्रदर्शनकारी दिल्ली में ना आ सके। दिल्ली पुलिस को किसान नेताओं की बातों पर भरोसा क्यों नहीं है, इतने बड़े पैमाने पर तैयारी क्यों है, इसका अंदाजा आपको दीक्षा पांडे की रिपोर्ट देखकर लगेगा। आज इंडिया टीवी की रिपोर्टर दीक्षा गाजीपुर बॉर्डर पर थी। आप जानते हैं कि अब गाजीपुर बॉर्डर किसान आंदोलन का नया सेंटर बन गया है। 28 जनवरी के बाद से यहां किसानों की संख्या काफी बढ़ चुकी है। यहां आंदोलन को लीड कर रहे राकेश टिकैत को सपोर्ट मिल रहा है। लेकिन आज जब दीक्षा पांडे सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स के बारे में बता रही थी तो वहां कुछ किसान भी मौजूद थे। दीक्षा ने जब इनसे बात की तो इन सब का यही कहना था कि हम हर तरीके से तैयार हैं। राकेश टिकैत कह देंगे कि बैरिकेड्स हटाने हैं तो फिर पुलिस के सीमेंटेड बैरिकेड्स को तहस नहस करने में 1 मिनट भी नहीं लगाएंगे। गाजीपुर बॉर्डर पर इस चक्का जाम को लेकर एहतियातन क्या सुरक्षा यहाँ पर बढ़ाई गई है वो हम आपको यहाँ पर तस्वीरें दिखाते हैं। अगर आप यहाँ पर निगाह डालेंगे तो आप सबसे पहले देखिए यहाँ पर कई लेयर की बैरिकेटिंग्स की गई हैं और दिन ब दिन ये बैरिकेटिंग्स बढ़ाई जा रही हैं। बीते दिनों तक ये बैरिकेटिंग की संख्या काफ़ी कम थी, लेकिन अब ये बढ़कर इसे कई लेयर में बढ़ा दिया गया है। और अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको कंक्रीट के बैरिकेटिंग्स भी नजर आएंगे, लोहे के बैरिकेटिंग्स हैं और साथ ही कंक्रीट की जो बैरिकेटिंग्स हैं उनके बीच में यहाँ पर सीमेंटिंग कर दी गई है। और उसके साथ ही इसे और भी मजबूत बनाने के लिए 2 बैरिकेटिंग्स के बीच में यहाँ पर मिट्टियाँ भी डाल दी गई हैं और इसके साथ ही फेंसिंग भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर की गई है। तो आप समझिए कि इस कार्रवाई को कितना तेज़ कर रहे हैं, कितनी चौकसी बढ़ती जा रही है, क्योंकि 26 तारीख को यानी 26 जनवरी को जो हिंसा देखी गई उसके एहतियातन यहाँ पर सुरक्षा काफ़ी ज़्यादा बढ़ाई गई है। और लगातार पुलिस की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि 6 फरवरी को जिस तरह से चक्का जाम का ऐलान किया गया है तो ऐसे में कुछ इनपुट्स भी सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से मिले हैं कि इसमें भी उपद्रव फैलाने का प्रयास किया जा सकता है, क्योंकि कुछ ऐसे लोग हैं जो माहौल बिगाड़ने का प्रयास कर सकते हैं, किसानों को बदनाम करने का प्रयास कर सकते हैं। अगर आप दूसरी तरफ नजर डालें तो यहाँ पर किसानों की तरफ से भी बांस और बल्लियों से यहाँ पर भी बैरिकेड किया गया है। अभी भी अगर आप देखेंगे तो NH9 की तस्वीर है और यहाँ पर एक तरफ जहाँ पर किसानों का प्रदर्शन चल रहा है, एक तरफ उनकी गाड़ियां हैं, उनके टेंट्स लगे हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ किसानों की तरफ से भी यहाँ पर कुछ बैरिकेटिंग्स अपनी तरफ से कर दिए गए हैं। तो समझिए आप लगातार कहा जा रहा है कि चक्का जाम करेंगे और साथ ही इस कृषि बिल के खिलाफ अपने विरोध को दर्ज कराएंगे। जैसा भी हमें ऑर्डर मिलेगा हम ऐसे करने के लिए तैयार हैं। यहाँ ड्यूटी लगेगी तो यहाँ, हरियाणा में लगे तो हरियाणा, जहाँ भी हमारी ड्यूटी लगेगी जो बोलेंगे हम ऐसा करने के लिए तैयार हैं। अच्छा, हाँ जी। फिलहाल आपके इलाके से कितने लोग आए हैं? हमारे इलाके से हम कम से कम, मेरा गाँव बाड्या है हरियाणा में, हम कम से कम 25-30 लोग एक ही गाँव से आए हुए हैं। और हरियाणा से तो मतलब टिकैत साहब बुला नहीं रहे, मतलब लाखों की संख्या में भीड़ आने वाली। कहेंगे वैसा होने वाला, बिल्कुल जो टिकैत साहब बोलेंगे वो प्लान है हमारे लिए, वो आदेश। ऐसा कुछ नहीं है, माहौल जो शरारती तत्व थे उनको सरकार बिगाड़ रहे, किसान नहीं बिगाड़ रहे माहौल, ये शरारती थे कुछ उन्होंने किया था और ऐसा कुछ नहीं है। किसानों अपने शांति प्रिय से धरना दे रहे हैं। तो टिकैत साहब का ऑर्डर मिल जाए तो 1 मिनट में ये सब इधर से उधर मिल जाएंगे सामान। क्या चीज है तो कुछ भी नहीं है, ऑर्डर नहीं मिल रहा, ऑर्डर मिल जाता तो एक मिनट में लगने की। सुना आपने, किसान कह रहे थे कि बस इशारा मिलने की देर है, ऑर्डर आ गया तो बॉर्डर पर बैरिकेड नजर नहीं आएंगे। इन बातों को आज दिल्ली पुलिस के अफसरों ने भी सुना, इसीलिए उनका कहना था कि 26 जनवरी की हिंसा के बाद कोई चांस नहीं ले सकते।
सेंसिटिव पॉइंट्स पर मल्टी लेयर सिक्योरिटी है और इस बार अगर किसी ने गड़बड़ी की तो पुलिस ढिलाई नहीं बरतेगी, दंगाइयों को तुरंत अरेस्ट किया जाएगा। जो किसानों की तरफ से एक सारे भारत में, देश भर में जो 3 घंटे का चक्का जाम का आह्वान किया गया है, उसके मद्देनज़र हमने पूरे दिल्ली में, हालांकि उनके तरफ से सूचना मिला है, हमें पब्लिक डोमेन से मिला है कि वो दिल्ली में उनका कोई कार्यक्रम नहीं है, लेकिन 26 जनवरी के दिन जिस प्रकार का उपद्रव एक एग्रीड, एक समझौते के तहत जो रूट पॉइंट तय हुआ था उसको उल्लंघन करके दिल्ली के अंदर घुस करके उपद्रवी जिस तरह से हिंसा फैलाए, उसके मद्देनज़र दिल्ली पुलिस अभी तमाम बॉर्डर पर जहाँ पर इनकी मौजूदगी है वहां पे कड़ी सुरक्षा का बंदोबस्त किया है ताकि कोई उपद्रवी दिल्ली के अंदर प्रवेश ना कर सके। और साथ में जब भी इस तरह से बंद या चक्का जाम का कॉल होता है तो पूरे जो डिस्ट्रिक्ट के पुलिस होते हैं, पुलिस अलग अलग सेंसिटिव पॉइंट्स पे उनकी तैनाती होती है, तो तमाम जिलाधिकारियों को ये निर्देश दिया गया है कि वो अपनी व्यवस्था दुरुस्त करके उसको कायम रखें और कहीं पे भी उपद्रव होने पर उसको तुरंत कानून के गिरफ्त में लाएं। दिल्ली पुलिस ने बताया कि सोशल मीडिया पर भी उनकी नजर रहेगी ताकि चक्का जाम के नाम पर एंटी सोशल एलिमेंट्स की साजिश फेल की जा सके। जब भी इस प्रकार की बड़ा कार्यक्रम होता है, उसके पीछे जैसे कल भी हमने साझा किया कि किस प्रकार से एक षड्यंत्र के तहत एक टूल किट बना करके एक योजना को उसको रूपरेखा उसका तैयार किया गया था, तो उसी तरह ये जो इस प्रकार के जो बड़े कार्यक्रम होते हैं उसके बहाने दिल्ली पुलिस के प्रति या अलग अलग चीज़ों का जो गलत तस्वीरें, मिथ्या और भ्रांति जो फैलाने की, दुष्प्रचार की जो कोशिशें होती हैं सोशल मीडिया पे, उस प्रकार की कोशिश ना हो पाए, इसलिए हम लोग सोशल मीडिया के ऊपर भी हमारी नज़र बनाए हुए हैं, हमारी टीमें उसके ऊपर भी नज़र रख करके काम कर रहे हैं। ये जो आंदोलनकारी हैं ये हमारे पड़ोसी राज्यों के, हमारे सीमा के बाहर पड़ोसी राज्यों में ही इनकी मौजूदगी है, थोड़े से इनकी मौजूदगी दिल्ली के अंदर है। तो ये जो उनके साथ कोई भी, हम लोग लगातार उन्हीं पुलिस फोर्सेस के साथ इन राज्यों का हम लगातार उनके संपर्क में हैं और बातचीत में हैं, और ये क्योंकि ये कार्यक्रम इन्होंने देश भर का जो नारा दिया है, तो उसके मद्देनज़र हम लोग अलग अलग राज्यों के पुलिस फोर्सेस के साथ भी टच में हैं। हालांकि किसानों का कहना है कि उनका चक्का जाम का प्रोग्राम तो अनुशासित ही होगा। ऑल इंडिया लेवल पर दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक रोड ब्लॉक की जाएंगी, लेकिन दिल्ली के अंदर नहीं जाएंगे, सिर्फ बाहरी इलाकों में प्रदर्शन करेंगे। संयुक्त किसान मोर्चा के नेता यह भी कह चुके हैं कि उत्तराखंड, यूपी में भी प्रोटेस्ट नहीं होगा और चक्का जाम करने वालों को यह हिदायत भी दी गई है कि किसी ऑफिसर, कर्मचारी या फिर जनता से कोई टकराव नहीं करना है। चूंकि दिल्ली पुलिस ने बॉर्डर सील किए हैं, कीलें लगा दी हैं, इसके जवाब में आज किसान नेताओं ने गाजीपुर बॉर्डर पर कील वाली जगह पर पौधे लगाए, फूल लगाए। इतना ही नहीं, आज तो राकेश टिकैत ने गाजीपुर बॉर्डर पर खेती भी शुरू कर दी। मिट्टी से भरा ट्रक बॉर्डर वाली सड़क पर डाला गया और फिर खुद राकेश टिकैत फावड़ा लेकर मिट्टी को पाटने लग गए। राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार अगर कील लगाएगी तो किसान फूल से उसका जवाब देगा। राकेश टिकैत ने यह भी कहा कि जो लोग आंदोलन में शामिल होने के लिए दिल्ली नहीं आ पा रहे हैं, ये प्रोग्राम उनके लिए। 72वां दिन, गणित का सवाल 7 और 2 9 का अंक। आज वापस किसान रूप में आना पड़ा गाजीपुर बॉर्डर। नहीं आएंगे। जवाब किस चीज का? जहां एक और आपके लिए नुकीली कीलें लगाई जा रही हैं। हम फूल लगाएंगे, यहाँ पे बुआई होगी, जो जल आया है वो जल छिड़का जाएगा। और अपने गांव से कोई भी आदमी आ रहा है, मिट्टी लेकर आ जाना, इसमें डाल देना और यहाँ से मिट्टी लेकर चल जाना। ये किसान क्रांति की मिट्टी होगी, अपने खेतों में जाएगी। अपने गांव से मिट्टी जाए, यहाँ पे मिलावे, यहाँ से मिट्टी जाए अपने खेतों में मिलावे। मिट्टी का कनेक्शन नौजवानों से होगा। ये जो बॉडी कांटेक्ट है उसके खेत का कनेक्शन मिट्टी से होगा। किसान हो, किसान नेता हो, आज सब ये कह रहे हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ कृषि कानूनों के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। दंगा करना या उपद्रव करना उनकी मंशा नहीं है। वो तो सरकार को सिर्फ अपना मैसेज देना चाहते हैं। लेकिन ये सारी बातें 26 जनवरी से पहले भी कही गई थी, लेकिन किसान नेताओं की तरफ से वादा खिलाफी हुई। जिन लीडर्स ने लिख कर दिया था कि वो प्रोटेस्ट को लीड करेंगे, वो ट्रैक्टर परेड में दिखाई ही नहीं दिए। हालांकि इस बार किसान नेताओं का कहना है कि इस बार कोई हिंसा नहीं होगी, आंदोलन, प्रोटेस्ट पीसफुल रहेगा, चक्का जाम में कोई गड़बड़ नहीं होगी। सिर्फ 3 बजते ही 1 मिनट तक हॉर्न बजाया जाएगा। किसान आंदोलन कमेटी के जगतार सिंह बाजवा ने बताया कि इस बार चक्का जाम का फोकस देश के दूसरे हिस्सों पर होगा। बॉर्डर्स पर तो पहले ही चक्का जाम है। यहाँ तो ऑलरेडी दिल्ली की सीमाओं पर किसान पहले से बैठे हैं, तो इसलिए यहाँ पर कोई चक्का जाम वाली स्थिति नहीं है। यहाँ तो जैसी स्थिति है वैसी ही रहेगी। तो इसलिए जो पूरे देश में अन्य जगहों पर हैं, तो
तो वहाँ पर 12 बजे से 3 बजे तक चक्का जाम की स्थिति रहेगी और उसके साथ साथ वहाँ लोग बैठेंगे। चक्का जाम का उद्देश्य कोई किसी को अनावश्यक परेशान करना किसानों का उद्देश्य नहीं है। ये एक मैसेज देना है सरकार को कि पूरे देश के किसान जो हैं वो इस आंदोलन के साथ हैं। वो उनकी ये जो मांगे हैं 3 कानूनों को लेकर के या MSP को लेकर के, वो किसी एक क्षेत्र की या एक वर्ग की मांगे नहीं है, पूरे देश की मांग है। इसलिए पूरे देश में वो कल चक्का जाम की कॉल है। किसान यहाँ 2-2.5 महीने से रोडों पर बैठे हैं। कब इन्होंने हिंसा की? कब कोई ऐसा आचरण किसानों ने नहीं किया जो कि नियम विरुद्ध हो? लाल किले वाली घटना की तो पूरी किसान बिरादरी निंदा कर रही है। तो इसलिए ये सरकार को समझना चाहिए कि जो भी हिंसा अगर होती है तो वो प्रायोजित हो सकती है। किसान ना हिंसा की है, किसानों ने ना करेंगे और कल के चक्का जाम में भी ना हिंसा होगी, ना ही कोई ऐसी घटना होगी किसानों की तरफ से। किसान आंदोलन के नेता बलबीर राजेवाल ने बताया कि चूंकि इस वक्त उत्तराखंड और यूपी के किसान खेतों में काम कर रहे हैं, इसलिए वहां प्रोटेस्ट नहीं करेंगे। उत्तराखंड और यूपी में गन्ने की कटाई में किसान रुझे हुए हैं, इसलिए यहाँ ज्ञापन देंगे। बाकी सारे देश में चक्का जाम नेशनल और स्टेट हाईवेज पे होगा। और सर दिल्ली को लेकर क्या फैसला लिया गया? दिल्ली कुछ नहीं होगा। दिल्ली बॉर्डर्स पे जो बैठेंगे, जो पहले रूटीन है वही चलता रहेगा। सर किसी प्रकार को मार्च या कुछ किसानों का? नहीं, कुछ नहीं ऐसा। दिल्ली बॉर्डर्स पे कुछ नहीं होगा। जो जहाँ है वहीं करेगा, वो वहीं रहेगा। लेकिन संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग के बाद राकेश टिकैत का एक अलग बयान आया। टिकैत ने कहा कि उत्तराखंड और यूपी के किसान तो स्टैंड बाय पर हैं, अगर जरूरत होगी तो उन्हें आंदोलन के लिए दिल्ली बुलाएंगे। चक्का जाम नहीं होगा 2 स्टेट में, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। इसकी वजह क्या है? वजह ये है कि उनको कभी भी दिल्ली बुलाया जा सकता है, ये उनकी वजह है। ये अपना स्टैंड बाई में रहे और पूरे देश भर में होगा। और दिल्ली में नहीं? दिल्ली में तो होता ही नहीं। दिल्ली में कहाँ चक्का जाम? यानी दिल्ली, उत्तराखंड और यूपी? दिल्ली में तो है ही नहीं। दिल्ली में कहाँ जाम होते हैं? दिल्ली में तो जाम हो ही रहा। राकेश जी, ऐसा तो नहीं कि यहाँ पर हिंसा के डर से कोई भय हो आप लोग? हिंसा होती है क्या? पंचायत नहीं करी हमने सब जगह। बिजनौर में नहीं हुई, जींद में पंचायत नहीं हुई। हिंसा कौन करेगा? हिंसा कहाँ होती है हमारे इसमें? तो एक सवाल तो ये भी बनता है कि क्या ऐसा तो नहीं कि सरकार से पीछे से बात हो रही है, इसलिए यूपी में आपने रियायत दे दी? नहीं, ऐसा सरकार तो हम बात करना चाह रहे हैं। भाई बात तो करो हमारे से। सरकार है कहाँ? मिल तो रही नहीं कहीं। आपको मिला कहीं तो बात करवाइए। राकेश टिकैत कहते हैं कि बातचीत के लिए सरकार का फोन नहीं आया। सरकार का कहना है 11 बार बैठक की गई है और अगर किसान चाहें तो फिर बैठने के लिए तैयार हैं, फिर बातचीत के लिए राजी हैं। लेकिन जहां तक चक्का जाम की बात है तो इस पर कृषि राज्य मंत्री ने कहा कि किसान शांतिपूर्ण आंदोलन करें, यह उनका हक है। ध्यान ये रखना है कि 26 जनवरी जैसी हिंसा दोबारा ना हो। हम तो निवेदन करते हैं कि शांति प्रिय जिस तरह से आंदोलन है, क्योंकि इसमें मैं देखता हूं कि पिछली बार भी आंदोलन की जो दृष्टि थी, जिसमें किसान यूनियन के नेताओं ने कहा था कि हम शांति प्रिय करेंगे, हमारा जो उन्होंने रोड मार्च का 26 जनवरी का प्रोग्राम था, लेकिन उसमें भी जैसे कुछ असामाजिक ऐसे जैसे तत्व कह सकते हैं जो आए और उन्होंने पूरे इस किसान आंदोलन को एक तरह से देश के अंदर शर्मसार होना पड़ा, देश को भी होना पड़ा। तो मैं सोचता हूँ कि आंदोलन के अंदर कई तरह के कई ऐसे लोग होते हैं। कुल मिलाकर शांति प्रिय गांधी जी के बताए मार्ग पर चलें और शांति प्रिय बैठकर, और कुल मिलाकर मेरा तो यही कहना है कि वार्ता से और बैठकर समाधान करेंगे तो समाधान अवश्य निकलेगा। वैसे 6 फरवरी को लेकर दिल्ली पुलिस हाई अलर्ट पर क्यों है, इसका एक और सबूत भी आपको दिखाते हैं। इस वक्त किसान आंदोलन के नाम पर अलग अलग जगहों पर महापंचायत हो रही है। भोले भाले किसानों को मोदी सरकार के खिलाफ भड़काने का, उकसाने का काम हो रहा है। राष्ट्रीय लोकदल के नेता जयंत चौधरी लगातार वेस्टर्न यूपी में पब्लिक मीटिंग्स कर रहे हैं। वो अपने कार्यकर्ताओं को किसान आंदोलन में शामिल होने के लिए मोबिलाइज कर रहे हैं। और अगर अचानक भीड़ सड़कों पर उतर आई, फ्लैश मॉब आ गया, तो ऐसे हालत में पुलिस की स्ट्रैटेजी क्या रहेगी? भीड़ को कैसे काबू करना है, इसकी तैयारी भी हो रही है। हालांकि आज जयंत चौधरी ने किसानों को फिर बीजेपी के नाम पर उकसाया। जयंत चौधरी ने मोदी सरकार के खिलाफ इंटरनेशनल प्रोपेगेंडा करने वालों की बात की। ग्रेटा थनबर्ग का खुलेआम सपोर्ट किया। जयंत चौधरी ने कहा कि अगर इंटरनेशनल स्टार्स किसानों का समर्थन कर रहे हैं तो इसमें गलत क्या है? वही भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। ये भाजपाइयों को तो दूसरे झंडा थामना पड़ेगा। तेलंगाना मतलब जयंत भाई इधर को। ये वो लोग हैं जो जब इन्होंने तिरंगा चलाया था, लड़ाई लड़ी थी, उनके हाथ में तिरंगा नहीं था, वो नहीं फहराते थे। और आज वे लोग आपको कह रहे हैं कि तुम लोग बागी हो गए, तुम्हारे
राष्ट्रीयता नहीं बच रही। ये दलाल, ये झूठे लोग ये कह रहे किसान आतंकवादी है, इन्हीं की मित्र मंडली के लोग हैं। और आपने पता है ये वही लोग हैं जो शहंशाह बैठे हैं दिल्ली में, उन्हीं की मित्र मंडली है। एक उन्हीं के इशारे पे काम हो रहा है सारा। वही भाषा, कोई खिलाड़ी है, कोई एक्टर है, कोई सेलिब्रिटी है, वही भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। और जवाब किसका दे रहे? कोई अंतरराष्ट्र में कोई है जो कह रहा है किसानों के साथ बुरा हो रहा है, हम किसान के साथ। क्या बुरी बात कह दी? किसको बुरी लगी? वो क्यों चोट लगी? उस बात दबाव बनाने के लिए आंदोलन रचा 15 साल की उम्र में। 2 बार नोबेल पुरस्कार में वो नामित की गई शख्सियत है, बहुत बड़ी। जलवायु परिवर्तन की कोई अंतरराष्ट्रीय स्तर की बैठक होती है, वहां जाती है और कहती है भविष्य की पीढ़ियों को बचाना है तो इस पर्यावरण को बचाना है। कौन सी गलत बात कर दी उसने? इसके बाद जयंत चौधरी ने पुलिस को चुनौती दी। कहा पुलिस वाले अपना फर्ज निभाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन अगर उन्होंने किसानों का रास्ता रोकने की कोशिश की तो फिर हालत बिगड़ सकते हैं। वर्दी की अपनी परंपरा होती है, उनके अपने संस्कार होने चाहिए। वर्दी पहने हर एक अधिकारी को, पुलिसकर्मी को मैं बात कह देना चाहता हूं, अगर वे अपनी अंतरात्मा की बात मानेंगे, सही और गलत की पहचान करेंगे, कोई वर्दी पहनने वाला आदमी कभी किसान पे हाथ नहीं उठा सकता। और आपको चेता देता हूं, ये पंचायत इसलिए बुलाई गई कि आपकी आंखें खुल जाए जो लोग सरकार के ज्यादा नौकरी निभा रहे हैं। वे भी देख लें, अगर आप किसान के साथ अन्याय करोगे, कोई किसान पे उंगली उठाएगा, सिर्फ उन्हें नहीं, उनकी आने वाली पीढ़ियों को किसान की हाय लगेगी, हाय। ये नौजवान तो दूसरे मूड में आए हैं, ये छोड़ने वाले नहीं किसी को। जिसे कहते हैं ना देसी भाषा में लत्ते फाड़ देंगे। किसान नेता बार बार कह रहे हैं कि वो उत्तराखंड और यूपी में चक्का जाम नहीं करेंगे, दिल्ली के अंदर भी नहीं जाएंगे। राकेश टिकैत ने यह कहा कि यूपी और उत्तराखंड में हिंसा होने की आशंका है, इसलिए वहां चक्का जाम की कॉल वापस ली गई। हालांकि दिल्ली और आसपास के इलाकों में हाई अलर्ट है। हरियाणा पुलिस ने किसानों के चक्का जाम को लेकर बहुत सख्त एडवाइजरी जारी की है। हर जगह सिक्योरिटी को मल्टीफोल्ड कर दिया गया है। सभी जिलों के पुलिस अधिकारियों से कहा गया है कि कुछ एंटी सोशल एलिमेंट्स और अग्रेसिव मॉब लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, इसलिए पुलिस अफसर जरूरी सुरक्षा बंदोबस्त को सुनिश्चित करें। दिल्ली पुलिस एक तरफ किसानों के कल के चक्का जाम के दौरान किसी किस्म की गड़बड़ी न हो इसके लिए तैयार है, दूसरी तरफ उन लोगों पर शिकंजा भी कसा जा रहा है जिन्होंने 26 जनवरी को दिल्ली में उत्पात मचाया था। आज दिल्ली पुलिस ने लाल किले में दंगा करने वाले कुछ और दंगाइयों की तस्वीरें जारी की। पुलिस ने कम से कम 20 नई फोटोज शेयर की हैं। इसके अलावा आईटीओ पर हिंसा में शामिल लोगों को पहचानने के लिए 10 और फोटोग्राफ्स जारी की गई। वैसे पिछली बार पुलिस ने जो फोटो रिलीज की थी उनमें से 8 की पहचान हो चुकी है और उन पर 1 लाख रुपए से लेकर 50,000 रुपए का इनाम भी डिक्लेयर किया गया है। आपको बता दूं कि दंगाइयों को पहचानने के लिए दिल्ली पुलिस ने गुजरात के नेशनल फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी की मदद दी है। इसकी साइबर फोरेंसिक टीम ने सीसीटीवी और दूसरे वीडियोस की मदद से अब तक 50 से ज्यादा दंगाइयों की पहचान की है। अब एक बार फिर वीडियो और सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद नए चेहरे सामने आए हैं और इसके लिए फेशियल रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर वाली टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है। बड़ी बात यह है कि गांधीनगर से आई ये टीम अब तक 10,000 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज को खंगाल चुकी है। सोचिए कितना मुश्किल काम होगा। इसलिए दिल्ली पुलिस लगातार लोगों से अपील कर रही है कि अगर इनमें से किसी भी दंगाई को आप पहचाने, कोई भी जानकारी इनके मुताबिक इनसे जुड़ी आपके पास हो, कोई सुराग हो, तो तुरंत पुलिस से संपर्क करें। हमारी जो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम है वो जितने भी एविडेंस हमारे सामने आए हैं वीडियो फुटेजेस और मोबाइल अपलोड जो मोबाइल वीडियो फुटेजेस के माध्यम से पब्लिक के कोऑपरेशन से भी हमारे पास आए हैं। इस तरीके के 1000 से ज़्यादा वीडियो हमारे पास हैं। उन तमाम वीडियोस की जांच कर रही है हमारी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम और उसकी एग्जामिनेशन और फोरेंसिक डेवलपमेंट जो हम एडवांस सॉफ्टवेयर यूज़ करके करते हैं, उसके तहत इन जो उपद्रवियों की जो तस्वीर साफ करके जो साफ आता है उनके पहचान के लिए हमने ये पब्लिक
के साथ पब्लिक डोमेन में इसको साझा किया है ताकि इन उपद्रवियों की पहचान तुरंत हो जाए और ये कानून के गिरफ्त में आए। वीडियो बहुत सारी आई हैं और जो आपने नोटिस जारी किए हैं जिसमें जो इनाम घोषित किया है 1 लाख रुपए का, 50,000 का, उसमें दीप सिद्धू भी है, लेकिन वो सोशल मीडिया पर लाइव आ रहा है फेसबुक पर। एक ये शख्स है सर जिसके ऊपर 50,000 का इनाम है, इकबाल सिंह, इसकी वीडियो भी दिल्ली पुलिस ने जारी की है जिसके अंदर ये बहुत अपमानजनक बातें कर रहा है तिरंगे को लेके, 26 जनवरी को लेके। इकबाल सिंह के बारे में कोई जानकारी मिल पाई है? 50,000 का इनाम जारी हो गया है, बताया जा रहा है लुधियाना का रहने वाला है, ये कब तक पकड़ में आएगा सर? देखिए ये सारे उपद्रवी अभी फरार हैं, ये कानून से भागे हुए हैं। हमारी टीम इनके पीछे है, लगातार हम लोग तफ्तीश को आगे बढ़ाते हुए इनके ऊपर सर्वेलेंस रख रहे हैं, ये जल्द ही कानून के पकड़ में आएंगे। जो लिस्ट निकल कर आ रही है, इतने सारे लोग हैं, क्या उम्मीद लग रही है कि इनकी पहचान कब तक हो जाएगी? लगातार हमारी टीम इनकी जो वीडियो फुटेजेस हैं उनका जांच करते हुए उसको तफ्तीश को आगे बढ़ा रहे हैं और जैसे कि हमारे पास 50 से ज्यादा उपद्रवियों का चेहरा साफ होने पर उसको हमने पब्लिक डोमेन में तुरंत साझा किया है ताकि इनकी पहचान तुरंत हो और इनकी पहचान होते ही इनके ऊपर इनको पकड़ने के लिए हमारी टीम को मदद मिल सके। 26 जनवरी को हंगामा करने वाले करीब 125 उपद्रवी गिरफ्तार हो चुके हैं। पुलिस एक एक चेहरे को पहचान रही है, फेस रिकग्निशन टेक्नोलॉजी की मदद ली जा रही है और आपको जानकर हैरानी होगी कि जांच में आम लोग पुलिस की बहुत मदद कर रहे हैं। अब तक पुलिस को 26 जनवरी को हुई हिंसा के 1000 से ज्यादा वीडियोस मिले हैं और इनमें से ज्यादातर वीडियोस आम लोगों ने ही पुलिस को दिए। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि आम लोगों से जिस तरीके का समर्थन मिल रहा है उसके बाद उन्हें पूरा यकीन है कि तिरंगे का अपमान करने वाला एक भी अपराधी नहीं बचेगा। किसान आंदोलन के नाम पर दिल्ली में हिंसा हुई, लाल किले में तिरंगे का अपमान हुआ, इसके बावजूद कई पार्टियां अब भी किसानों को भड़का रही हैं। इस पर कृषि मंत्री ने आज संसद में क्या कहा आपको दिखाएंगे 10 सेकंड के एक स्पॉन्सर मैसेज के बाद। हालांकि कृषि कानूनों की आड़ में जमकर सियासत भी हो रही है। राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान किसानों का आंदोलन ही सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है। आज विरोधी दलों ने एकजुट होकर सरकार पर हमला किया तो सरकार की तरफ से खुद कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने मोर्चा संभाला। नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि किसान और विपक्षी दल इन किसान कानूनों को काला कानून कह रहे हैं, लेकिन वो पिछले महीने से सबसे ये पूछते हुए थक गए कि इस कानून में काला है क्या, ये बता दो तो हम उसे ठीक कर देंगे, लेकिन कोई कुछ बता नहीं रहा। दीपेंद्र भाई, किसान आंदोलन के लिए जो सरकार को कोसना आवश्यक था उसमें भी कोई कंजूसी नहीं की और कानूनों को काले कानून भी जोर देकर कहा। लेकिन मैं आजाद साहब और आने भाई आपको बताना चाहता हूं कि मैं किसान यूनियन से भी 2 महीने तक यही पूछता रहा कि कानून में काला क्या है, एक मुझे बताओ तो मैं उसको ठीक करने की कोशिश करूं। लेकिन मुझे वहां भी मालूम नहीं पड़ा। और जब प्रतिपक्ष के मेंबर्स ने भी, दीपेंद्र भाई आपका भी भाषण मैंने सुना, तो मैंने गौर से सुना कि कानून खराब है, कानून को रिपील कर दीजिए, वो हो ही जाएंगे और ऐसा वैसा सब लोगों ने अपनी बात की और करना भी चाहिए उन्हें। लेकिन कानून के प्रावधान को यह किसान के प्रतिकूल है, यह कम से कम किसी ने बताने की कोशिश नहीं की। नरेंद्र सिंह तोमर ने कृषि कानूनों के फायदे बताए। उन्होंने कहा कि नए कानून के जरिए केंद्र सरकार तो किसानों पर टैक्स का बोझ कम कर रही है, इसके बावजूद इन कानूनों का विरोध हो रहा है। कृषि मंत्री ने कहा कि हैरानी की बात यह है कि भलाई करने के बाद भी केंद्र सरकार को किसान विरोधी बताने की कोशिश हो रही है। हम लोगों ने ट्रेड एक्ट बनाया। ट्रेड एक्ट में यह प्रावधान किया कि एपीएमसी के बाहर जो एरिया होगा वो ट्रेड एरिया होगा। वो किसान का घर भी हो सकता है, वो किसान का वेयर हाउस भी हो सकता है, उसका खेत भी हो सकता है। कोई भी व्यक्ति किसी भी स्थान के लिए किसी भी कीमत पर किसान वहां से अपने उत्पादन को बेच सकने के लिए स्वतंत्र है, ये हमारा एक्ट इजाजत देता है। एपीएमसी के बाहर अगर कोई ट्रेड होगा तो उस पर किसी भी प्रकार का ना तो राज्य का टैक्स लगेगा ना केंद्र का टैक्स लगेगा। अब एपीएमसी के भीतर राज्य सरकार का टैक्स है, एपीएमसी के बाहर केंद्र सरकार का एक्ट है। केंद्र सरकार का एक्ट टैक्स को खत्म करता है और राज्य सरकार का जो एक्ट है वो टैक्स देने के लिए बाध्य करता है। तो
तो मैं आपके माध्यम से किसानों को भी पूछना चाहता हूं और विशेष रूप से पंजाब के किसानों को भी पूछना चाहता हूं। उनके यहाँ थोड़ी परिस्थितियां अलग हैं, आड़तिया का कमीशन अलग है, बाकी सब चीजें अलग हैं, लेकिन हमने टैक्स को फ्री किया और राज्य सरकार टैक्स ले रही है। तो जो टैक्स ले रहा है और लगा रहा है और बढ़ा रहा है, आंदोलन उसके खिलाफ होना चाहिए या जो टैक्स फ्री कर रहा है उसके खिलाफ होना चाहिए? लेकिन अब देश में उल्टी गंगा बह रही है। पंजाब के आढ़तियों पर सवाल उठाने के बाद कृषि मंत्री ने कांग्रेस पर निशाना साधा। तोमर ने कहा कि सिर्फ पंजाब के कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने अपनी स्पीच में कहा था कि किसान आंदोलन सिर्फ एक राज्य के किसान चला रहे हैं, लेकिन शिवसेना के सांसद संजय राउत ने इसे गलत बताया। संजय राउत ने कहा कि पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी के किसान देश भर के किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी यूपी का किसान पूरे देश के किसानों की लड़ाई लड़ रहा है। वो सिर्फ 3 राज्यों की लड़ाई नहीं है और पूरा देश उनके साथ है। तो उनको देश जो है कहना ठीक नहीं। ये पंजाब का किसान, हमारा सिख भाई, जब मुगलों से लड़ा तो हम उसे योद्धा कहते थे, जब अंग्रेजों से लड़ा तो हम उसे देशभक्त कहते थे। कोरोना वायरस में लंगर बांट रहा था तो देश प्रेमी था, लेकिन आज वो अपने हक के लिए लड़ता है तो वो खालिस्तानी हो गया, वो देशद्रोही हो गया। ये कौन सा अन्याय है? ये आंदोलन जब तक जिंदा है तब तक हिंदुस्तान जिंदाबाद रहेगा। ये आंदोलन ही हमारी ताकत है। किसानों के मुद्दे पर कांग्रेस ने भी सरकार से तीखे सवाल पूछे। आनंद शर्मा ने कहा कि सरकार कृषि कानूनों पर जिस तरह से अध्यादेश लाई, उसके बाद जिस तेजी से इन कानूनों को संसद में पास करवाया गया, उससे सरकार की नीयत पर शक होता है। अब एक ही रास्ता है, तीनों कानून वापस लिए जाएं। जब देश एक तरफ इस महामारी से जूझ रहा, दूसरा एक बड़ा आर्थिक संकट जो गहरा हो गया इस महामारी में। माननीय, कोविड से पहले हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी, जीडीपी टूट रही थी, कारोबार बंद हो रहे थे। पर कोविड के बाद, लॉकडाउन के बाद जो हालात बने हैं वो देश को मालूम है और उन लोगों को जिनके रोजगार गए, जिनकी दिहाड़ी गई, आमदनी गई, वो परिवार जो तबाह हो गए, वो व्यवसाय जो हमेशा के लिए बंद हो गए। ऐसी परिस्थितियों में जब भारत था तो किसानों को मजबूर किया गया अपने न्याय और अधिकार के लिए संघर्ष करने के लिए। ये जो परिस्थिति बनी है उसकी जिम्मेवार हिंदुस्तान की सरकार है। ये बात तो सही है कि सरकार ने किसानों से 11 राउंड बात की, राज्यसभा में भी 10 घंटे से ज्यादा चर्चा हो चुकी है, लेकिन ना किसान संगठनों के नेताओं ने, न ही विरोधी दलों के नेताओं ने पॉइंट वाइज ये साफ किया कि कृषि कानूनों के वो कौन से प्रोविजन हैं जो किसानों के खिलाफ हैं। किसान संगठनों के नेता कहते हैं कि कानून वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं। पार्लियामेंट में चर्चा के दौरान विरोधी दलों के नेता भी यही कह रहे हैं। विरोधी दलों का मकसद तो साफ है, वो किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना लगा रहे हैं, लेकिन मोदी अभी चुप हैं। सोमवार को उस वक्त हिसाब बराबर करेंगे जब पार्लियामेंट में चर्चा का जवाब देंगे। हालांकि इस बीच संडे को यानी कि 7 फरवरी को मोदी असम और पश्चिम बंगाल के दौरे पर जाएंगे। तो बंगाल की सियासत में क्या हो रहा है, यह आपको दिखाएंगे इस ब्रेक के बाद। पश्चिम बंगाल में जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के बीच सियासी घमासान बढ़ता जा रहा है। इस बार झगड़ा बीजेपी की परिवर्तन यात्रा को लेकर है। बीजेपी का आरोप है कि ममता बनर्जी की सरकार जानबूझकर परिवर्तन रथ यात्रा की इजाजत नहीं दे रही। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा कल पश्चिम बंगाल के नादिया जिले से इस रथ यात्रा की शुरुआत करने वाले हैं। नड्डा की रथ यात्रा को तो मंजूरी मिल गई, लेकिन बीजेपी पश्चिम बंगाल के हर जिले में इस तरह की यात्रा निकालना चाहती है। इसकी मंजूरी को लेकर सस्पेंस बना हुआ है। बीजेपी का आरोप है कि यह परिवर्तन यात्रा तृणमूल कांग्रेस के लिए अंतिम यात्रा साबित होने वाली है, इसलिए ममता सरकार बुरी तरह डरी है। हालांकि तृणमूल कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी झूठ बोल रही है। बीजेपी की रथ यात्रा के खिलाफ किसी ने कलकत्ता हाईकोर्ट में पिटीशन फाइल की है। मामला कोर्ट में है, इसलिए सरकार का इससे कोई लेना देना नहीं है। पॉलिटिकल रैली में रिलीजियस थिंग लाते हैं कैसे? क्योंकि रथ यात्रा तो प्रभु जगन्नाथ देव को होता है, दूसरे देवता के लिए भी होते हैं। तो रथ यात्रा के साथ हमारा धर्म का संबंध है।
तो राजनीति में ये धर्म का जो आमदनी बीजेपी कर रहा है ये भी गैरकानूनी है और असंवैधानिक है। इनके बारे में चुनाव आयोग का गौर करना चाहिए कि कैसे एक पॉलिटिकल प्रोग्राम को ये एक रिलीजियस भावना के ऊपर किया जा रहा है। ये गैरकानूनी है, इसको कार्रवाई किया जाए। इस बीच आज नादिया में बीजेपी नेता अरिंदम भट्टाचार्य को धमकी देने की तस्वीरें सामने आई। अरिंदम भट्टाचार्य तृणमूल कांग्रेस के विधायक थे और कुछ दिनों पहले ही बीजेपी में शामिल हुए हैं। अरिंदम को धमकी देते हुए दीवार पर लिखा गया है कि 7 दिन में शांतिपुर छोड़ दो, नहीं तो अपनी मौत के जिम्मेदार तुम खुद होगे। इस वीडियो को बंगाल बीजेपी के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने भी ट्विटर पर शेयर किया। नादिया जिले से ही कल जेपी नड्डा की परिवर्तन रथ यात्रा शुरू होगी। उसी नादिया जिले के विधायक को धमकी दी गई है। बीजेपी में शामिल होने के बाद अरिंदम भट्टाचार्य को वाई कैटेगरी सिक्योरिटी दी गई है। अरिंदम भट्टाचार्य ने कहा कि वो पुलिस से इसकी शिकायत नहीं करेंगे क्योंकि उससे कोई फायदा नहीं होगा। सरकार को डर लग रहा है, बेसिकली तृणमूल कांग्रेस पार्टी और सरकार को डर लग रहा है कि यहां लोगों का समर्थन उनसे उठ चुका है। दहशत का एक माहौल तैयार करना है, यही एकमात्र रास्ता उनको दिखाई दे रहा है। इसीलिए बार बार कभी पोस्टर, कभी दीवार पे वॉल पेंटिंग, इससे पहले भी 1 महीने पहले लगभग शांतिपुर में दीवार पे लिखा गया बीजेपी को एक भी वोट देंगे तो खून की नदियां बह जाएंगी। ये कोई बड़ी बात नहीं है, धमकी दे रहे हैं, शायद जान से मार भी दे, पर इससे जनता का रुख नहीं बदलेगा। जनता ने फैसला कर लिया है, इस बार 2021 के चुनाव में 200+ सीटों से बीजेपी जीत रही है और शांतिपुर भी हम जीत रहे हैं और शांतिपुर से कहीं नहीं हिल रहा अरिंदम भट्टाचार्य, यहीं रहेगा और यहां रह के लोगों के लिए काम करेगा। जिस तरह से बंगाल में हिंसा हो रही है, जिस तरह से तृणमूल कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए नेताओं को धमकियां दी जा रही हैं, उससे परेशान बीजेपी के नेता आज इलेक्शन कमीशन के दर पर पहुंचे। बीजेपी नेताओं ने इलेक्शन कमीशन से सेंट्रल फोर्सेस की तैनाती, ज्यादा से ज्यादा चरणों में चुनाव कराने और वोटिंग लिस्ट का वेरिफिकेशन कराने की मांग की। जो दागी ऑफिसर है, इसके पहले भी जिन्होंने इधर उधर किया है, जिनके नाम पर कंप्लेन है, इनको पूरा इलेक्शन प्रोसेस से अलग किया जाए। हम गैरेज किया जाए, इनको प्रोसेस में ना लिया जाए, फिर इसी प्रकार मैनिपुलेट करेंगे। दूसरा, मैक्सिमम फेज में चुनाव हो कि लोग शांतिपूर्वक वोट में भाग लें और व्यवस्था ठीक ठाक हो, इसलिए 7, 8, 10 फेज में चुनाव हो, ऐसा हमने डिमांड किया है। और हर बूथ में सेंट्रल फोर्स डिप्लॉय हो, जिसको देख के लोगों में भरोसा जागे कि हम चुनाव में भाग ले सकते हैं और मैक्सिमम वोटिंग हो। इस प्रकार 3-4 बातों पर ज्यादा हमने जोर दिया है। बंगाल में जिस तरह का माहौल है, जिस तरह ममता बनर्जी खुद विरोधियों को धमकी दे रही हैं, पार्टी छोड़कर जाने वाले नेताओं को देख लेने की बात कह रही हैं, उसके बाद अगर उनकी पार्टी के कार्यकर्ता कुछ गड़बड़ी करते हैं तो इसमें कोई हैरान होने वाली बात नहीं होनी चाहिए। बंगाल में जो हालात हैं, उससे लगता है कि इलेक्शन कमीशन के लिए आने वाला वक्त चुनौतियों से भरा हुआ होगा। माफिया डॉन मुख्तार अंसारी को लेकर पंजाब और यूपी सरकार सुप्रीम कोर्ट में आमने सामने क्यों आ गई, ये आपको दिखाएंगे एक ब्रेक के बाद। दो राज्य सरकारें एक अपराधी को लेकर आपस में भिड़ रही हैं। पंजाब और यूपी के बीच बाहुबली गैंगस्टर मुख्तार अंसारी को लेकर विवाद हो रहा है। उत्तर प्रदेश में मुख्तार अंसारी के खिलाफ कई मामले चल रहे हैं। योगी आदित्यनाथ की सरकार की कोशिश है कि मुख्तार अंसारी को यूपी की जेल में लाया जाए, लेकिन पंजाब सरकार उसे यूपी भेजना नहीं चाहती। मुख्तार अंसारी फिलहाल पंजाब में रोपड़ जेल में बंद है। यूपी सरकार उसे वापस लाने के लिए 2 दर्जन से ज्यादा चिट्ठियां लिख चुकी है, लेकिन पंजाब ने मुख्तार अंसारी को फिलहाल उत्तर प्रदेश सरकार को सौंपने से इनकार कर दिया है। यूपी सरकार ने मुख्तार अंसारी को वापस ले जाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल की है, लेकिन पंजाब सरकार ने आज सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दाखिल करके कहा कि मुख्तार अंसारी बीमार है, इसलिए फिलहाल उसे यूपी नहीं भेजा जा सकता। जेल सुपरिंटेंडेंट की ओर से दाखिल एफिडेविट में कहा गया है कि मुख्तार अंसारी को हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, पीठ में दर्द और स्किन एलर्जी है, इसलिए डॉक्टर्स की रिपोर्ट के मुताबिक मुख्तार अंसारी को उत्तर प्रदेश नहीं भेजा जा सकता। जबकि यूपी सरकार का कहना है कि मुख्तार अंसारी पर उत्तर प्रदेश में कई गंभीर मामले दर्ज हैं, इसलिए उसे यूपी लाया जाना जरूरी है। वैसे भी मुख्तार अंसारी एक मामूली केस में पंजाब की जेल में 2 साल की सजा काट चुका है। अब सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई 8 फरवरी को करेगा। मैं ये कहना चाहूंगा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय में ये मामला लंबित है।
हम लोग अपना पक्ष सर्वोच्च न्यायालय के सामने रख रहे हैं। जो सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय होगा उसके अनुसार हम लोग कार्रवाई। उम्मीद करें 9 तारीख को मुख्तार अंसारी यहाँ पेश होगा। ये सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर डिपेंड करता है। उत्तर प्रदेश के डिप्टी चीफ मिनिस्टर केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि मुख्तार अंसारी को वापस नहीं भेजने से कांग्रेस की मानसिकता जाहिर हो गई है। अगर वो बीमार है तो यूपी में भी उसका इलाज किया जा सकता है। केशव प्रसाद मौर्य ने आरोप लगाया कि वोट बैंक की वजह से कांग्रेस मुख्तार अंसारी को बचा रही है। कांग्रेस की मानसिकता उजागर हो गई है। अगर कोई बीमारी है तो उसका इलाज केवल पंजाब में नहीं होता, उत्तर प्रदेश में भी होता है। अपराधी का साथ देना कांग्रेस का पुराना आचरण रहा है, उसके कारण से ऐसा किया है। और मुझे लगता है कि कोई भी अपराधी हो उसे अपराधी के भाव से देखना चाहिए। उसके पीछे कोई वोट बैंक का चश्मा लगा करके देखने का प्रयास नहीं करना चाहिए। बीजेपी विधायक अलका राय ने भी मांग की थी, प्रियंका गांधी वाड्रा से मांग की थी। उन्होंने मांग की थी लेकिन कांग्रेस ने उसको ध्यान नहीं दिया है और इसकी कीमत उन्हें आने वाले समय में चुकानी पड़ेगी। ये योगी आदित्यनाथ की सख्ती का ही असर है कि मुख्तार अंसारी जैसे खूंखार अपराधी भी अब यूपी में कदम रखने से डर रहे हैं। योगी ने जिस तरह से माफिया के खिलाफ एक्शन लिया, जिस तरह से मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, विजय मिश्रा, सुंदर भाटी की अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर चलाए, उससे क्रिमिनल्स के मन में खौफ है। इसी का असर है कि मुख्तार अंसारी यूपी आने से डर रहा है। नए किसान कानूनों के खिलाफ कल किसान चक्का जाम करने वाले हैं। इसकी तैयारी पर हमने आपको पूरी रिपोर्ट दिखाई। वहीं किसानों के नाम पर कुछ विपक्षी पार्टियों ने लोकसभा को ठप कर रखा है। संसद में जाम के पीछे की पॉलिटिकल पिक्चर क्या है, ये आपको बताएंगी मेरी सहयोगी सुरभि।